So today we will discuss about different types of impact, yeah, different types of activity that is done by human and their impact on environment. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन और व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इट कैन बी और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं. सो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो इम्पैक्ट हैं वो क्या क्या हो रहे हैं और किस किस तरीके से वो जो है अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन दे हैव. सो इसी प्रीवियस वीडियो में तो हमने इंटरेक्शन की बात की थी. इस वीडियो में हम एक्चुअली टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन या किस किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ह्यूमन के द्वारा उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है, सबसे पहला जो एक तरीके से जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, द मेन इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. सो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इसमें बात करेंगे. द मेजर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर आर डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा. अच्छा, अब देखो इसमें ध्यान से पढ़ो. इसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि इंटरेक्शन हुआ है, इन्वायरमेंट का और ह्यूमन का इंटरेक्शन हुआ है. अब इसमें हम जानेंगे कि वो जो इंटरेक्शन हुआ है वो किस टर्म्स में हुआ है, किस जगह पे हुआ है और क्या-क्या वो चीज़ें कॉज़ कर रहा है. तो जैसे अगर हम एग्रीकल्चर के टर्म में बात करें कि जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, अगर हम एग्रीकल्चर के टर्म में बात करें तो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन हुआ है एग्रीकल्चर के टर्म्स में, वो किस टर्म्स में हुआ है, जैसे डिफोरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इस तरीके से. तो जैसे अगर हम एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात करें तो ह्यूमन क्या करता है, डिफोरेस्टेशन करता है क्योंकि उसे एग्रीकल्चरल लैंड सेटअप करनी है, एग्रीकल्चरल एरिया सेटअप करने हैं. तो वहाँ की जो फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्टेड लैंड है, उसको उसे क्लियर करना होगा, साफ करना होगा और उसके बाद वहाँ पे उसे क्रॉप्स उगानी होंगी. तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू व्हाट, सॉइल इरोजन. डिफोरेस्टेशन की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो इरोड हो जाती है और जिसे भूमि कटाव बोला जाता है. मिट्टी इरोड हो जाती है क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल को एक तरीके से पकड़ के रखती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं. एंड व्हेन यू स्ट्रिप ऑफ दैट प्लांट, व्हेन यू टेक ऑफ दैट प्लांट, तो वो जो रूट्स है वो निकल जाती हैं और जो मिट्टी है वो ओपन हो जाती है. और जैसे ही हवा या पानी या कोई भी पानी का एक तेज बहाव आता है या स्प्लैश ऑफ वाटर व्हेन कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वो जो मिट्टी है, वो जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो इरोड हो जाती है ऊपर से. दैट टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इरोडेड अवे. सो दैट इज सोइल इरोजन. डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट, तो जैसे ही वहाँ से एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, डिफोरेस्टेशन होगा, जो मिट्टी है इरोड हो जाएगी, टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी. तो जितना भी ह्यूमिक कंटेंट है, जितना भी ह्यूमस है, जितना भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, वो भी वहाँ से चली जाएगी, तो न्यूट्रिएंट डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं. सो अगर हम इसको देखें तो इसके दोनों तरीके से इम्पैक्ट हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इन्वायरमेंट पे, है ना. इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है. मतलब अगर आप कोई एरिया है, सपोज करो, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल कि कोई पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पे अभी फॉरेस्ट है ना. और यहाँ पे अभी फॉरेस्ट को आपने क्लियर करके, फॉरेस्ट को हटा के इस एरिया में आपने क्या लगा दी, क्रॉप्स लगा दिए. तो इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखो तो पॉजिटिव तो ये ऐसे जा रहा है कि देखो भाई, हमें खाने के लिए फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है ना. पॉजिटिव टर्म्स में इस तरीके से जा रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है. दूसरा, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो हम उन चीज़ों को, या जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी सीरियल्स हैं, जो भी पल्सेस हैं, उनको बेच सकते हैं. तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी, कंट्री इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, तो इस टर्म्स में अच्छा जा रहा है. पॉपुलेशन की डिमांड्स फुलफिल हो रही है, इस टर्म्स में अच्छा जा रहा है. फूड सिक्योरिटी हमें मिल रही है, इस टर्म्स में पॉजिटिव जा रहा है. बट अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें, नेगेटिव टर्म्स में अगर हम देखें, तो नेगेटिव टर्म्स में कैसे जा रहा है, हमने एक फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर किया, एक फॉरेस्टेड इकोसिस्टम को वहाँ से हटाया, डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन हुआ, न्यूट्रिएंट डिप्लीट हुए इस मिट्टी के, तो ये सब नेगेटिव टर्म में जा रहा है. सो इस ही तरीके से हम यहाँ पे इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इंटरेक्शन हुआ, ह्यूमंस ने किया ना. ये डिफॉरेस्टेशन किसने किया, ह्यूमंस ने किया. क्रॉप्स किसने लगाई, ह्यूमंस ने लगाई. कहाँ पर लगाई, मिट्टी पर लगाई. मिट्टी क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट है. तो उस इन्वायरमेंट में ह्यूमन ने क्या किया, इंटरैक्ट किया. और जब उसने इंटरैक्ट किया, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ. सो इस तरीके से. अच्छा, मेन प्रॉब्लम क्या आती है, मेन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इधर देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस. माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. जब हम मैक्रो की बात करते हैं, MACRO, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो का अल्टीमेटली मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लार्ज नंबर में, कोई भी चीज़ जो बड़ी है,
मैक्रो। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो इज़ दैट इज़ समथिंग स्मॉल, जो छोटी है उसको माइक्रो बोला जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो मिट्टी में कम मात्रा में पाए जाते हैं कंपैरेटिवली, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये माइक्रो नहीं होगा, ये मैक्रो होना चाहिए। एनपीके जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ना, वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, माइक्रो में नहीं आते। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो मेंशन है, माइक्रो नहीं होगा, ये मैक्रो होगा। तो मैक्रो और माइक्रो 2 तरीके के न्यूट्रिएंट मिलते हैं मिट्टी में। मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो मिट्टी में ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और प्लांट को उनकी ज़्यादा नीड होती है। ठीक है? मतलब ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए और यू कैन से मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए प्लांट को जिन न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, उनको आप मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं और मिट्टी में ज़्यादा अमाउंट में मिलते भी हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑन द अदर हैंड, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और कैल्शियम है। सो ये न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी में कम अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए कम अमाउंट में पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट को इनकी उतनी नीड नहीं होती है। कम अमाउंट में प्लांट इनको इनटेक करता है और कम अमाउंट में लेके भी कहीं न कहीं वो अपनी ग्रोथ को फुलफ़िल कर लेता है। ओके, सो जब हम यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मिट्टी में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। इसको आप लर्न किस तरीके से करोगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट को लर्न किस तरीके से करना है? इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट लर्निंग, तो आप इसको इस तरीके से लर्न करोगे, एन पी के। तो जो एनपीके है वो है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मिट्टी में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम, के इज फॉर पोटेशियम। दूसरे हैंड पे अगर हम माइक्रो की बात करें, जो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में मिट्टी में पाए जाते हैं, जिनको प्लांट कम अमाउंट में लेता है, तो कार्बन, सल्फर और यू कैन से कैल्शियम। सो कैल्शियम है, कार्बन है, जिंक है, सल्फर है, ये सब है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, सॉरी माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट। दीज आर माइक्रो एंड एनपीके आर मैक्रो। ओके, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाए, जिन न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट को, उन्हीं का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब वो ही मिट्टी से इरोड अवे हो जाते हैं। तो फिर प्लांट को प्रॉब्लम होगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सेकंड है हमारा नाइट्रेट पोल्यूशन। नाइट्रेट पोल्यूशन क्या होता है? देखो, लीचिंग डीप इनटू द सॉइल एंड कॉन्टामिनेटिंग ग्राउंड वाटर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड 25 mg पर लीटर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रेट पॉल्यूशन है वो किस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सीड करने पे पॉल्यूशन होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है पॉल्यूशन कब कहलाती है? जब वो एक लिमिट से ऊपर चली जाती है, जब एनवायरनमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, होम्योस्टेटिस कंडीशन नहीं आ पाती। तो जब एक लिमिट से वो चीज़ ऊपर हो जाएगी तो वो अफेक्ट करना, नेगेटिवली अफेक्ट करना स्टार्ट करेगी हर चीज़ को। और जब वो नेगेटिवली अफेक्ट करना स्टार्ट करती है तो वो पॉल्यूशन कहलाती है। तो एक लिमिट से ऊपर जब वो एक्सीड हो जाती है और वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको आप बोलते हो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो पॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रेट हमारे मिट्टी में पाया नहीं जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया नहीं जाता, वो पाया जाता है, मिलता है। बट एक लेवल तक उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। अगर वो उससे अबव गई तो हमें प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है? तो लीचिंग डीप इनटू द सॉइल एंड कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर व्हेन कंसंट्रेशन एक्सीड 25 mg पर लीटर। अगर मिट्टी में जो नाइट्रेट का जो नाइट्रेट पॉल्यूशन होता कब है कि मिट्टी में नाइट्रेट है और वो ग्राउंड वाटर में लीच कर रहा है, वो मिट्टी से ग्राउंड वाटर में जा रहा है और वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है। और जब आप ग्राउंड वाटर को हैंड पंप के थ्रू पंप करते हैं, पंप आउट करते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेशन पानी में भी आती है, बाहर भी आती है, ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है, प्लांट को भी अफेक्ट करती है। ठीक है? और जब वो कॉन्सेंट्रेशन 25 mg, 1 लीटर में 25 mg से ज़्यादा अगर नाइट्रेट होता है, तो वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में जाता है और वो एक तरीके से हमें नेगेटिवली हमारे ब्लड को अफेक्ट करता है और नेगेटिवली हमारी बॉडी पे वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ना और इसको रट लेना, अभी लर्न कर लेना, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको मिथाइमोग्लोबिनेमिया भी बोला जाता है। ठीक है? दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपसे वो डायरेक्ट ये पूछ पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आया ही है नाइट्रेट पॉल्यूशन से हमेशा। अगर नाइट्रेट पॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मिथाइमोग्लोबिनीमिया का क्वेश्चन आता है, या फिर वो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम दे देता है। तो वो ये इस तरीके से आता है कि क्योंकि ये वाटर बोर्न डिजीज़ है ना, कि जैसे ग्राउंड वाटर, क्योंकि नाइट्रेट नेचुरली प्रेज़ेंट होता है ग्राउंड वाटर में, सॉइल में, ठीक है? लेकिन अगर उसकी लिमिट 25 mg पर लीटर से एक्सीड करती है तो वो मतलब पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ रहा है। तो वो एक तरीके से हमें क्या कर रहा है? अफ़ेक्ट कर रहा है। अफ़ेक्ट कैसे करता है? तो
किस तरीके से नाइट्रेट पॉल्यूशन होता है या क्या नाइट्रेट पॉल्यूशन की डिजीज़ है। तो नाइट्रेट पॉल्यूशन से जो डिजीज़ कॉज होती है उसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म्स में मिथाइमोग्लोबिनेमिया। मिथाइमोग्लोबिनेमिया, ओके। क्योंकि ये ब्लड को इम्पैक्ट कर रहा है, अनेमिया से रिलेटेड है या ब्लड को एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि नाइट्रेट जब ब्लड में एंटर करता है ना, तो हमारी जो बॉडी है, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ देखी गई है, बिलो 5 ईयर्स के जो चाइल्ड बर्थ होता है, अगर वो इसके कांटेक्ट में आते हैं नाइट्रेट पॉल्यूटेड वाटर के, तो उनको क्या होता है, उनको होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथाइमोग्लोबिनीमिया का ही दूसरा नाम है। साइंटिफिक टर्म्स में हम इसे मिथाइमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं, और कैजुअल या नॉर्मल हम इसको नॉर्मली इसको नाम दिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्यों ब्लू बेबी सिंड्रोम? क्योंकि जैसे ही नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ती है, जैसे ही नाइट्रेट बढ़ता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड में घुल के ब्लड को क्या करती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, और जो बेबीज में ये देखा गया है कि उनकी जो स्किन होती है वो ब्लू नीले वो पड़ जाते हैं। तो इसलिए वहां से इसको नाम दे दिया गया कैजुअल टर्म्स में ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? मिथाइमोग्लोबिनीमिया है। होता किससे है? नाइट्रेट पॉल्यूशन की वजह से होता है। कब होता है? जब नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ग्राउंड वाटर में या वाटर में 25 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इन 3 लाइन में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ओके। नाउ थर्ड थिंग और क्या होता है? तीसरी जो चीज़ है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए। तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। ओके, यूट्रोफिकेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एक्सेसिव यूज ऑफ एन एंड पी फर्टिलाइजर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों होता है यूट्रोफिकेशन? अच्छा, यूट्रोफिकेशन होता क्या है? यूट्रोफिकेशन होता है एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। जब वाटर बॉडी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, किसकी? नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की, स्पेशली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। क्यों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस? क्योंकि ये ही मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये ही ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए। तो जब ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को ये चाहिए या ग्रोथ ग्रोथ के लिए प्लांट को ये चाहिए, तो यूजुअली हम क्या करते हैं ना, अपनी फसलों को की ग्रोथ कराने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स में क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से रिलेटेड फर्टिलाइज़र्स ही मिट्टी में डालते हैं। जब हम मिट्टी में उनको डालते हैं, तो आफ्टर अ टाइम रेन की वजह से या इरिगेशन की वजह से जब हम पानी डालते हैं क्रॉप्स में, तो वो बह के जो है आसपास की वाटर बॉडी या रिवर है या लेक है उसमें चले जाते हैं। तो जब आसपास की रिवर बॉडीज़ में ये फर्टिलाइज़र चले जाएँगे या नाइट्रोजन चल जाएगा, फ़ॉस्फ़ोरस चला जाएगा, क्योंकि ये प्लांट के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट का काम कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर भी वो क्या करेंगे, वहाँ पर भी जाकर भी वो नेचुरल वेजिटेशन को एक तरीके से एक्साइट करेंगे या प्रमोट करेंगे, तो नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएँगे, एल्गी की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? जब एल्गी की वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होना, क्योंकि न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो छोटे-छोटे जो प्लांट्स हैं जिसको आप काई बोलते हो, एल्गी बोलते हो इंग्लिश में, काई जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो एल्गी एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो करने लगती है जिसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम, ठीक है? अब उस एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, जब एल्गल ब्लूम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा कि वो जो ऊपर की जो लेयर है, क्योंकि एल्गी ऊपर की लेयर पे ग्रो कर रही है, तो एल्गी के ऊपर की जो वो रिवर या कोई भी वाटर बॉडी की जो ऊपर की लेयर है वो ब्लॉक हो जाएगी। सनलाइट नीचे जो नीचे की जो लेयर्स हैं, जो स्ट्रेटा है, वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, और सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन ब्लॉक होगी, सनलाइट ब्लॉक होगी, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो वाटर बॉडी क्या डिक्लेयर हो जाएगी? डेड। वाटर बॉडी कंप्लीटली डेड हो जाएगी। उसमें एक तरीके से ऑर्गेनिज्म मर जाएँगे और सड़ जाएँगे, वो नीचे गिरने लगेंगे। एक बेड जो स्ट्रेटा है या स्ट्रेटम है, उस पे एक तरीके से वो सेटल डाउन हो जाएँगे, और उस वाटर बॉडी को आप बोलते हो कि वो वाटर बॉडी यूट्रोफिकेटेड हो गई है और वो डेड हो गई है। जिसे यूट्रोफिकेशन को आप इस तरीके से भी दूसरे टर्म्स में आप इसको हाइपर न्यूट्रिटिव बॉडी भी बोल सकते हो। हाइपर न्यूट्रिटिव क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बढ़ने की वजह से वहाँ पे एल्गल ब्लूम हुआ। एल्गल ब्लूम की वजह से वो बॉडी यूट्रोफिकेशन की स्टेज में आ गई। यूट्रोफिकेशन मतलब वो बॉडी कंप्लीटली डेड हो गई है, दैट इज़। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और दिस इज़ इट। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्रोफिकेशन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस मेन है, नाइट्रोजन फास्फोरस की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, और एल्गल ब्लूम
नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से ट्रिगर होती है। इस वजह से यूट्रोफिकेशन का पूरा फिनोमेना स्टार्ट होता है। ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी हैं कि प्रॉब्लम जो है वो मेनली मैक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है। सॉरी, ये माइक्रो नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का इम्बैलेंस, नाइट्रेट पॉल्यूशन और यूट्रोफिकेशन, ये तीन चीज़ें एक तरीके से प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि किसकी वजह से हो रही है? एग्रीकल्चर एरिया को जब आपने एक्सपेंड किया, अब एग्रीकल्चर क्यों एक्सपेंड किया, किसने एक्सपेंड किया? ह्यूमन ने किया, सो दैट इज। अच्छा, पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर होती हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे केमिकल्स आप डाल रहे हो जो कि वहाँ पे क्रॉप्स में आने वाले पेस्ट को किल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड। ओके। पेस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक टाइम के बाद फसलों को खराब कर दे, मतलब एक एक सैचुरेशन, एक थ्रेशोल्ड के बाद वो फसलों को ईट करता है, और एक थ्रेशोल्ड आने के बाद वो फसलों को कंप्लीटली खराब कर देता है और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। पेस्ट का मतलब तो आपको पता चल गया, साइड का मतलब होता है एक तरीके से मारना। तो पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को किल करे, दैट इज पेस्टिसाइड। अच्छा, अब पेस्टिसाइड्स में अलग-अलग तरीके के उनको कैटेगराइज़ कर देते हैं। पेस्टिसाइड में ये भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे हर्बिसाइड्स, कि जो छोटी-छोटी खरपतवार जो है या छोटी-छोटी जो हर्ब्स हैं, जो कि प्लांट को या क्रॉप की ग्रोथ को होने से रोकती हैं या क्रॉप में मिलने वाले न्यूट्रिएंट को रोकती हैं, जिसे खरपतवार बोला जाता है। छोटे-छोटे जो प्लांट्स बीच-बीच में क्रॉप्स के ग्रो हो जाते हैं, जो कि क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट को मिट्टी से सक करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हर्ब्स बोला जाता है। नेचुरली जो नेचुरल वेजिटेशन है, तो वो जो हर्ब्स हैं, मतलब हर कोई हर्ब्स नहीं, ऐसी हर्ब्स जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जो आउट कम्पीट कर रही हैं आपकी यू कैन से क्रॉप्स को, तो उनको जब मारा जाता है जिन केमिकल से, साइड्स जिन केमिकल से उनको मारा जाता है, उनको हर्बिसाइड्स बोला जाता है। उसी तरीके से जिन केमिकल्स से इंसेक्ट्स को किल किया जाता है, जो इंसेक्ट्स प्रॉब्लमैटिक हैं, कीट पतंगे जो प्रॉब्लमैटिक हैं, बीटल्स जैसे हो गए, और फ्लाइज, आंट्स, या जो भी इंसेक्ट्स प्रॉब्लमैटिक हैं, उनको किल किया जाता है, तो उनको इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। उसी तरीके से फंगस को जो किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसको फंजीसाइड्स बोला जाता है। और इसी तरीके से अदर जो रोडेंट्स हैं या एनिमल्स हैं, जैसे कि वहाँ पर चूहे या रैट्स वगैरह या जो भी माइस वगैरह, उनको किल करने के लिए, या अदर जो लाइफ है, बायो जो थिंग्स है या अदर जो चीज़ें हैं, उनको किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको बायोसाइड्स, अदर जो चीज़ें अदर देन फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स के अलावा जो इसमें रोडेंट आ जाएँगे, रोडेंटिसाइड आ जाएँगे, तो उनको बायोसाइड्स बोला गया है। ओके, सो इस तरीके से ये एक्सेट्रा इसमें पेस्टिसाइड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड। अब जो पेस्टिसाइड्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें हर्बिसाइड, फंजीसाइड, बायोसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के अंदर ही हम इनको इंक्लूड कर देते हैं। पेस्टिसाइड जो है वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं। मतलब कि कोई प्लांट या कोई एनिमल ऐसा है जो कि दूसरे एनिमल को किल कर रहा है, आउट कम्पीट कर रहा है, तो दे आर बायोलॉजिकल एंटाइटी ना, तो एक तरीके से ये किल, जो प्रॉब्लमेटिक जो हमारी चीज़ है उसको किल करने के काम आ रहा है, तो बायो पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हल्दी की, एक एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल प्रॉपर्टी हल्दी प्रोवाइड करती है, टर्मरिक जिसे बोला जाता है। तो टर्मरिक इज़ व्हाट? इट्स अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट, है ना? तो बायो पेस्टिसाइड में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ नीम की, एरेडिकेटा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो जो नीम है, नीम को हम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें होती हैं, और ये बहुत सारे पेस्ट को और बहुत सारे कीट पतंगों को किल करने के लिए काम आता है। तो इट्स अ बायो पेस्टिसाइड, सो दैट इज। और दे कैन बी सिंथेटिक, मतलब जो मैन मेड हैं, जो ह्यूमन ने केमिक लेबोरेटरी में बनाए हैं केमिकल, और फिर वो हम यूज़ कर रहे हैं एज हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड, बायोसाइड्स, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, इस तरीके से। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और क्या हो सकता है? और वाटर लॉगिंग हो सकती है। अच्छा, वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग होता है कि जब आपकी जो मिट्टी है, वो उसमें आप इरिगेट करते हो, और उसमें एक तरीके से उसके जो पानी, उसके जो पोर्स हैं, वो पानी से कंप्लीटली भर गए होते हैं, लॉक्ड हो गए होते हैं, कंप्लीटली पानी से भर गए होते हैं, सैचुरेटेड हो गए होते हैं। तो वहाँ उस मिट्टी में क्या होता है कि वहाँ पे लगने वाले, होने वाले जो प्लांट्स हैं, वो क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो कहीं न कहीं सफोकेट हो जाते हैं। और वाटर लॉगिंग किसकी वजह से होता है? ये क्रॉपलैंड या एग्रीकल्चर में होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से। जब आप ओवर इरिगेट कर देते हो प्लांट को, जितना उसको
पानी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप भर देते हो। जैसे जो मिट्टी होती है ना उसमें 50-50 अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो उसमें 50% जो है न्यूट्रिएंट ले लो आप, इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इसमें कंसीडर करते हैं। 50% जो पोर्शन होता है वो 25% जो एरिया होता है वो वाटर पोर्स के लिए होता है, और 25% जो एरिया होता है वो दैट कंटेन एयर, दैट पोर्स कंटेन एयर, और 25% जो एरिया होता है दैट पोर्स कंटेन वाटर। तो अब 25% वो वाटर कंटेन करता है, क्योंकि मिट्टी को प्लांट की ग्रोथ के लिए सब कुछ चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। लेकिन अगर आप ओवर इरीगेट करते हो, ज़्यादा पानी एक तरीके से कंटिन्यूअसली उसमें पानी डाल रहे हो, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट पैडी, राइस की अगर हम बात करते हो, राइस में तो आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इफ़ यू टॉक अबाउट राइस, तो वहाँ पे आपको उतना पानी चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके के एनवायरनमेंट में सस्टेन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। बट अगर आप इसके अलावा अदर क्रॉप्स को, या जिनको इतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या ओवर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, उन एरियाज़ में अगर आप एक लंबे टाइम तक पानी को रखते हो या ओवर इरिगेट करते हो, तो वहाँ के जो पोर्स हैं 25%, जो अपार्ट फ्रॉम 25% और जो पोर्स है वो भी पानी से भर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो रूट्स हैं वो श्रिंक करने लगती है, सिकुड़ने लगती हैं एक तरीके से, स्वेल कर जाती हैं, या तो श्रिंक नहीं, स्वेल कर जाती है, पानी उनमें भर जाता है तो स्वेल कर जाती हैं। और अल्टीमेटली दे क्रॉप्स की जो रूट्स हैं उनकी एक तरीके से दे सफोकेट एंड दे दैट लीड्स टू डेथ, है ना? सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली आप ज़्यादा अगर सलाइन वाटर को कम्प्लीटली लंबे टाइम तक वहाँ पे रखोगे, तो वहाँ पे जो सॉल्युबल सॉल्ट है मिट्टी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और सैलिनिटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मतलब जब आप ट्रेडिशनल तरीके से या पुराने ज़माने के, मतलब आप नए इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, या ज़्यादा मशीनरीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो, एक पुराने तरीके से या इनऑर्गेनिक तरीके से आप खेती को कर रहे हो, आप ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ नहीं कर रहे हो, मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हो, या नई टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे हो, इंटर क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब टेक्निक्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से जब फार्मिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, नाइट्रेट पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, वाटर लॉगिंग, और पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम। सो दिस इज इट अबाउट एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या और क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैं, या और क्या क्या ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी हैं जो इन्वायरमेंट पे असर डालती हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये आता है इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग रिलेटेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो अगर ह्यूमन अपने बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है, हाउसेस वगैरह को कंस्ट्रक्ट करता है, तो इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, यहाँ पे हम इसकी बात करने वाले हैं। जैसे हाईटेक बिल्डिंग्स हैं तो दे रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, द एक्सेसिव यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल सच एज सॉल्वेंट है, फिनिशेस है, क्लींजर्स है, फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन में कॉज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि जो हाईटेक बिल्डिंग है, तो जैसे कि इसमें हम बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम बिल्डिंग मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एक तरीके से फ्लरिश कर रही है कि इसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स आपके पास आती हैं, और डिफरेंट कंक्रीट हो गया, और इसमें मिक्सचर हो गया कंक्रीट और हे का। तो इस तरीके के डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स हम अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है कि जब हम बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हम मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, फिनिशेस के लिए क्लेंजर्स हम यूज़ करते हैं, या जैसे कि अभी आजकल फेक सीलिंग आने लगी, या ग्लासेस हम लगाते हैं अपनी बिल्डिंग्स में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको उस तरीके की मशीनरी, उस तरीके की इक्विपमेंट और उन सारी चीज़ें आपको चाहिए। फिर इसके अलावा उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी, उनकी मेंटेनेंस और उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग इक्विपमेंट्स चाहिए। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपकी कॉस्ट तो जाती ही है ना? एक कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है ओवरऑल, और इससे क्या होता है, इसमें एक टर्म दी गई है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ये पढ़ने वाली चीज़ है। अच्छा, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसको हाइलाइट कर देते हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ तो सिक नाम से ही पता चल रहा है, सिक का मतलब होता है बीमार, है ना? और बिल्डिंग इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब बिल्डिंग की वजह से कुछ तो हो रहा है, जो बीमारी हो रही है वो बिल्डिंग की वजह से हो रही है।
तो सिक बिल्डिंग या एसबीएस सिंड्रोम जो बोला जाता है, जहाँ पे जो ऑक्यूपेंट है, ऑक्यूपेंट मतलब जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रखा है, जो उस बिल्डिंग में रहते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स में या ऐसी हाईटेक बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, तो उनको क्या होते हैं, थोड़े बहुत एक्यूट हेल्थ सिम्पटम्स उनको देखने को मिलते हैं, जो कि किससे लिंक्ड होते हैं, मतलब कि आप उस बिल्डिंग में टाइम स्पेंड कर रहे हो लंबे टाइम तक, और वहाँ के जो सॉल्वेंट हैं जो यूज़ किए हैं, वहाँ पे जो आपने पेंट यूज़ किया है, वहाँ पे जो आपने चीज़ें यूज़ की हैं आसपास, वो चीज़ें क्योंकि आप लंबे टाइम तक वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पे लंबे टाइम तक रह रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपकी स्किन के थ्रू, आपके इंजेक्शन यानी माउथ के थ्रू या इनहेलेशन या सांस के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके हेल्थ को डिट्रॉइट करते हैं, आपके हेल्थ को एक तरीके से डाउन करते हैं, और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, आप इसकी वजह से बीमार होते हैं। तो इसी को आपने बोला है, इसी को बोला गया सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अब इसमें ये जो इलनेस है वो आपको सडनली ऐसे दिखेगी नहीं कि जैसे ही आप किसी बिल्डिंग में गए, आपको सडनली फीवर आ जाएगा, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ हुए हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म हुई हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं उस बिल्डिंग में, जिनकी वजह से आप धीरे-धीरे आपको क्या हो रहा है, कुछ छोटी-मोटी आपको एक्यूट इलनेस हो रही है, जो कि जल्दी से आइडेंटिफ़ाई भी नहीं होगी, है ना? इसमें जैसे कि आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है। जैसे कि अगर हम पेंट्स की बात करें, तो आजकल पेंट में लेड मिला हुआ आता है। लेड इज़ अ हेवी मेटल, जो कि हमें कहीं न कहीं मेंटल लेवल पे कहीं न कहीं स्ट्रेस करता है, और अ, प्रॉब्लम कॉज़ करता है कहीं न कहीं मेंटल लेवल पे। सो इस तरीके की छोटी-मोटी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे हेडेक है, डिज़ीनेस है, आई और थ्रोट की इरिटेशन है, स्किन इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, बार-बार थकान होना। तो ये सब चीज़ें कि जब वो केमिकल आपके माउथ के थ्रू या आपके नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उसकी वजह से आप जो हो रहे हो, उसकी वजह से सब होता है। अच्छा, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में अब ये अगर आपका जो बिल्डिंग है वो पुअरली वेंटिलेटेड है, मतलब जैसे मैंने बताया आपको, ऊपर एक चीज़ दी गई है कि जो हाईटेक बिल्डिंग है ना, वो ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस? अगर आप उसमें ज़्यादा महँगी चीज़ें यूज़ करो तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट तो बढ़ाएँगी। बट अगर आप एक छोटी बिल्डिंग बनाते हो, अगर आप उसमें विंडोज़ प्रॉपर नहीं लगाते हो, तो स्पेस को वो कम करेगी, कॉस्ट को कम करेगी, बट कहीं न कहीं वो आपको सिक बनाएगी, है ना? तो अगर वेंटिलेशन वहाँ पे पुअर है, अगर वहाँ पे केमिकल पॉल्यूटेंट बिल्डिंग में यूज़ किए गए, जैसे कि कारपेंटिंग में, जैसा आपने आजकल देखा होगा कि अम आजकल इंटीरियर डेकोरेशन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। इंटीरियर डेकोरेशन या इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेशन में वुड से बनी चीज़ें आजकल यूज़ होती हैं, और वुड के ऊपर वुड ही का ही कलर का, ब्राउन कलर का एक पेंट होता है। दैट इज़ एक्चुअली द पेंट, दैट इज़ नॉट रियल वुड, दैट इज़ अ पेंट दैट लुक्स लाइक द वुड, जो किसी भी चीज़ को वुड जैसा दिखाता है। तो वो जो पेंट है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में केमिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं, और वो केमिकल जो है उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? ऐसे कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं, उड़ जाते हैं, वोलेटाइल उड़ जाते हैं। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे उड़ेंगे तो आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपकी बॉडी में भी जाएँगे, है ना? तो वो केमिकल्स आपकी बॉडी में भी एंटर करेंगे। अब जब वो बॉडी में एंटर करेंगे तो कहीं न कहीं वो आपको सिक करेंगे, क्योंकि वो केमिकल्स हैं। तो फर्नीचर्स पे ऐसी पे फर्नीचर्स या पेंट या कारपेंटिंग पे जो भी ये सब केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो कहीं न कहीं ये हमें सिक बनाते हैं। इसके अलावा घरों में अगर प्रिंटर्स यूज़ होते हैं तो उनसे ओज़ोन गैस रिलीज़ होती है, और ये सब चीज़ें। तो इनकी वज़ह से इसको इस तरीके से बोला गया है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ओके, इसके अलावा जो है इसमें द माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मेटल में भी कार्सिनोजेनिक और कैंसर कॉजिंग। अब जैसे माइनिंग करते हैं हम, खुदाई करते हैं, बिल्डिंग जब हम सेटअप करते हैं या कोई भी मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं। और जब हम हेवी मेटल को या किसी भी मेटल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो तब हम, तो ये जो माइनिंग है, माइनिंग से जो निकलने वाले हेवी मेटल्स हैं, माइनिंग से जो निकलने वाली चीज़ें हैं, ये क्या है आपकी, ये कार्सिनोजेनिक हो सकती है। कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी मेटल्स जो कैंसर कॉजिंग है, जो आपकी बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो दैट इज़ कार्सिनोजेनिक। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने होते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, और
Yes, chlorofluorocarbon, chlorofluorocarbon not contribute to global warming. Chlorofluorocarbon contribute करते हैं ओजोन डिप्लीशन में. यस, देयर सेपरेट टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैसेस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करता है. इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक एक्सपोजर टू एयर पोल्यूटेंट और फॉर्मल्डिहाइड. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं. यहाँ पे आता है फॉर्मल्डिहाइड स्पेसिफिकली इन मॉडर्न बिल्डिंग्स. अच्छा, अब जैसे कि हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, बिल्डिंग्स या इंडोर जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो पोल्यूशन इज समथिंग कि जब हम बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा हमें स्मोक देखने को मिला, अ, या फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिला, बहुत धुआं देखने को मिला या प्लूम्स देखने को मिली, तो ये एयर पोल्यूशन है बस. लेकिन होता क्या है ना कि जब हम घर में भी रहते हैं, हम इंडोर भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं विच कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, और जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, और वो हमें धीरे 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 या एक्यूट लेवल पे हमें उनका एक लंबे टाइम तक एक्सपोजर हमें एक्यूट इलनेस कोज कर सकता है. ठीक है, अब इसमें अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाए, जैसे कि प्रेस वुड प्रोडक्ट यूज़ एडेसिव्स दैट कंटेन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स. तो प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट, जो वुड के प्रोडक्ट आप सजावट के तौर पे यूज़ करते हैं या फर्नीचर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उनमें एडेसिव्स यूज़ होती हैं चिपकाने के लिए. उनमें कुछ एडेसिव्स चीज़ें यूज़ होती हैं जो उन्हें चिपकाने के काम आती हैं. तो उसमें जो यूज़ होता है, उसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स यूज़ होता है. अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल विच इज़ वेरी मच हार्मफुल. तो वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है. अब फॉर्मल्डिहाइड और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यही आपका टबैको में, जो तंबाकू का धुआं होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसके अलावा ये नेचुरल गैस और केरोसिन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. यहाँ पे प्रेजेंट होने के साथ साथ ये फॉर्मल्डिहाइड जो है, जैसे हम इसको इनहेल करते हैं या जैसे हम स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, तो ये क्या करता है, हमें प्रॉब्लम कोज करता है. इसके अलावा जो है, बेंजीन इज़ अ सॉल्वेंट दैट इज़ यूज इन पेट्रोल. तो जो बेंजीन है वो पेट्रोल में यूज़ होता है, इंक में यूज़ होता है, ऑयल में यूज़ होता है, पेंट, रबर और प्लास्टिक में भी यूज़ होता है. तो ट्राईक्लोरोइथाइलिन जो है इज़ यूज्ड इन मेटल डिग्रीसर, ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, इंक, पेंट, लिक्विफर्स, वार्निशेस, एडेसिव्स. तो आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन एक तरीके का सॉल्वेंट है, और बेंजीन जो है पेट्रोल में, इंक में, ऑयल में, पेंट में, प्लास्टिक्स में, रबर में यूज़ होता है. जो ट्राईक्लोरोइथाइलिन है, उसको यूज़ किया जाता है मेटल डिग्रीसर में, मेटल को एक तरीके से क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट में, इंक में, जो पेंट्स होते हैं घरों में आप पेंट करते हैं वहाँ पे, वार्निशेस में, और चीज़ों को चिपकाने में, एडेसिव्स में. अगर हम बात करें तो ये सब कहाँ पे कर रहे हो आप यूज़, इंक है, पेंट है, वार्निशेस घरों में यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आप घर में तो एक लंबे टाइम के लिए रहते हो ना, 24 आवर्स आप घर में रहते हो. तो ये जब केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद आपको ये अफेक्ट करना, मतलब अफेक्ट करेंगे. अब जैसे हम ओज़ोन की बात करते हैं, तो ओज़ोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोपिंग मशीन से. कोपिंग मशीन जैसे कि प्रिंटर्स हैं आपके, कोपियर्स हैं, तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो ओज़ोन गैस रिलीज होती है. फ्यूम आर प्रोड्यूस फ्रॉम क्लीनिंग सॉल्वेंट. जो क्लीनिंग सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे फर्श को क्लीन करने के लिए, ग्लासेस को क्लीन करने के लिए, विंडोज़ पेन है और डेस्क वगैरह है, तो इनको क्लीन करने के लिए क्लीनिंग सॉल्वेंट का जो यूज़ होता है, वहाँ से फ्यूम्स डिफरेंट टाइप्स की निकलती है. अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये आपसे एक तरीके से एमसीक्यूज़ में भी वो पूछ सकते हैं, या फिर आपसे वो मैच द फॉलोइंग करके एक तरीके से ऑब्जेक्टिव में जो आता है कि एक साइड आपको लिस्ट वो दे देंगे कि इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स की, और दूसरी साइड की व्हाट आर द पोल्यूटेंट दैट आर रिलीज्ड. तो इस तरीके से वो आपको दे देते हैं कि एक साइड वो आपको लिस्ट दे देंगे पॉल्यूटेंट की, और एक साइड वो लिस्ट दे देंगे सोर्सेज की. जैसे फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड उन्होंने दिया, तो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, प्रेस्ड वुड से. बेंजीन उन्होंने दिया, तो बेंजीन कहाँ से, पेट्रोल, इंक या कुछ भी, पेंट, कुछ भी वो दे देंगे. ओजोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कोपिंग मशीन से. फ्यूम्स कहाँ से रिलीज होते हैं, क्लीनिंग सॉल्वेंट से. तो इस तरीके से एक साइड आपको सोर्स और एक साइड वो आपको दैट पोल्यूटेंट दे देंगे. इस तरीके से दिया जाता है. ओके, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम जो घरों में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, दैट लीड्स टू डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन एयर डक्ट्स एंड फिल्टर्स. अब देखो, हम घर पे ना एसी वगैरह का आजकल बहुत ट्रेंड है,
क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है। तो उस एसी में क्या होता है कि एयर कंडीशनिंग हम इतने लंबे टाइम तक अगर बार-बार कंप्लीटली उसको यूज़ कर रहे हैं, अब 24/7 अगर आप रूम में हो तो 24/7 उसको रन कर रहे हो या आप लंबे टाइम तक उसको रन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके जो फ़िल्टर्स है, उनकी जो एयर डक्ट्स है, फ़िल्टर्स है, वहाँ पे क्या होता है क्योंकि एयर एंटर कर रही है वहाँ पे भी, तो एयर अप आस-पास से एयर में माइक्रो बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ भी होंगी या एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़्म भी होंगे, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की कहीं न कहीं वो जो एयर फ़िल्टर्स है, क्योंकि बाहर से हवा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और जो एयर फिल्टर्स हैं दे आर डैम्प ड्यू टू एयर, वो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी है वहाँ पे क्योंकि वो बंद भी है, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे होती है फिल्टर्स में और एयर डक्ट में, तो वो एक तरीके से बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ हैं या बायोलॉजिकल थिंग्स हैं जो कि आपको हार्मफुल इफेक्ट कोज करती है आपके हेल्थ के लिए। दैट इज़, सो ये तो हमने बात की कि किस तरीके से हाउस से रिलेटेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हार्म करती हैं या हाउस में किस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। घरों से किस तरीके से चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं कि वो एनवायरनमेंट में हार्म कर रही हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, इन्हेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस सॉरी, इन्हेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस कैन कॉज़ फाइब्रोटिक लंग्स डिज़ीज़ जिसको एब्सिटोसिस भी बोला जाता है। इसमें जो लंग्स डिज़ीज़ इसमें ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाता है कुछ तो इस तरीके से लंग्स पे। अब चेंजेस इन द लाइनिंग ऑफ चेस्ट कैविटी जिसे कि प्लूरा बोला जाता है या थाइलोमिया बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एस्बिटोस होता है, सॉरी, एस्बिटोस जो होता है, एस्बिटोस में अच्छा एस्बिटोस क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एस्बिटोस इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से कि फाइब्रस मिनरल्स होते हैं, ऐसे मिनरल जो कि बहुत थिन फाइबर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब दे आर लाइक वेरी थिन फाइबर काइंड ऑफ थिंग, बहुत पतले होते हैं। तो बहुत पतले होते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में आराम से एंटर भी कर सकते हैं। तो दे आर नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स, और ये ना कंस्ट्रक्शन साइट्स में या कंस्ट्रक्शन पे आसानी से मिलते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू हीट रेजिस्टेंट फायर और केमिकल्स। अच्छा, इनकी जो स्ट्रेंथ, ये काफ़ी स्ट्रेंथ इनकी होती है, तो ये कंस्ट्रक्शन वाले जो एरियाज़ है वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, और बिल्डिंग मटेरियल में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो छत का जो मटेरियल हम बनाते हैं, रूफिंग मटेरियल जो बनाते हैं, फ्लोर का जो मटेरियल बनाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे मिनरल्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत होती है इन फाइबर्स में, है ना? और सीमेंट में भी हम इनको मिलाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ की वजह से हम इनका यूज़ करते हैं। बट ये बहुत हैज़ार्डस है क्योंकि ये क्या होते हैं कि क्योंकि फाइब्रस मिनरल्स होते हैं तो बहुत पतले होते हैं, तो ये हमारी नेज़ल कैविटी में आसानी से एंटर कर जाते हैं, है ना? जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइब्रोटिक लंग डिज़ीज़ या एस्बिटोस देखने को मिलता है, एस्बिटोस कोज़ हो जाता है, और दैट चेंजेस द लाइनिंग ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी की लाइनिंग को एक तरीके से ये मीज़ोथेलियमिया कोज़ करता है, या मीज़ोथेलियमिया का दूसरा नाम चेस्ट कैविटी या प्लूरा भी है। सो दैट इज़, सो फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ को एस्बिटोस बोला जाता है, एस्बिटोसिस बोला जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? एस्बिटोस फाइबर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत पतले फाइबर है तो ये इस तरीके से कॉज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर इसमें आता है कॉकरोच की ड्रॉपिंग में कॉज़ एलर्जिक आस्थमिया। जैसे जो कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच की जो एक तरीके से ड्रॉपिंग, मतलब जो एक्सक्रीटा है उसका, उसकी जो अपनी बॉडी से जो वेस्ट, यू कैन से वेस्ट जो उसकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, एक्सक्रीटा जो है उसका, उसकी वजह से एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है ह्यूमन्स में। अच्छा, कॉकरोच क्योंकि उड़ते भी हैं, तो अब उनकी ड्रॉपिंग एक जगह पे, यू कैन नॉट से कि इस जगह पे रहेगी, दे दे फ्लाई, सो यू कैन से कि मूव कर रहे हैं वो, तो एक तरीके से जो उनकी ड्रॉपिंग है वो भी कहीं न कहीं एयर में, इफ दे ड्रॉप देयर और दे रिलीज़ देयर एक्सक्रीटा, तो वो कहीं न कहीं एक एलर्जिक अस्थमिया हमारी नेसल कैविटी के थ्रू जब वो एंटर करता है तो एलर्जिक अस्थमा कॉज़ करता है। दैट इज़, अच्छा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि अ, हाउसिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। अच्छा, माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से तो हम माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं एक बहुत गहरे लेवल तक या अर्थ क्रस्ट में
डीप डाउन हम क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है माइनिंग का, दैट डिपेंड्स ऑन फैक्टर जैसे कि ओर क्वालिटी, माइनिंग प्रोसीजर, लोकल हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम किसी भी मिनरल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, या जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कैल्शियम है, दैट कैन बी ऑर्गेनिक, दैट कैन बी इनऑर्गेनिक, जिंक है, और कुछ भी मिनरल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो माइनिंग एक्टिविटी है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि ओर की क्वालिटी कैसी है, माइनिंग प्रोसीजर आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, कितना डीप डाउन आप डग कर रहे हो, किस मशीनरी का आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ की हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का पानी का स्तर कितना है, ग्राउंड वाटर लेवल वहाँ पे कितना है, और डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वो जो रिसोर्स आप निकालना चाहते हो या वो जो रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो किस डेवलपमेंट स्टेज में है, कितने लेवल वो नीचे है। सो ऑल दीज थिंग्स दैट अफेक्ट द माइनिंग। माइनिंग इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की माइनिंग होती है, एक होती है लैंड ड्रेडिजिंग, डिगिंग अ होल इन द लैंड, एक होती है रिवर ड्रेडिजिंग। मतलब जब आप माइनिंग कर रहे हो या किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप दो जगह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पानी में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और लैंड पे से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब जो एक तरीके से मिनरल है वो तो जो पानी के नीचे जो एक तरीके से सेडिमेंटेड जो बेड है वहाँ से भी मिल सकता है, और वो आपको धरती के नीचे से भी मिल सकता है। तो उसी तरीके से हमने कैटेगराइज किया है दो टाइप्स में माइनिंग को। एक होती है लैंड ड्रेडिजिंग, कि लैंड में आप होल को डिग कर रहे हो, फिर वहाँ से आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और एक होता है रिवर ड्रेडिजिंग, कि आप रिवर में से एक तरीके से वहाँ से सीमेंट को, या वहाँ सॉरी सीमेंट को नहीं, वहाँ से सेडिमेंट्स को एक तरीके से निकाल रहे हो, और वहाँ से मिनरल्स को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ रिवर ड्रेडिजिंग। अच्छा, ड्रेडिजिंग जो टर्म है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ड्रेडिजिंग का मतलब होता है कि इस पे एक ना शॉर्ट भी बनी हुई है, यू कैन चेक देयर, डेडिकेटेड ड्रेडिजिंग पर वो है। तो ड्रेडजिंग का में क्या, इसमें ना कटर या सक्शन ड्रेडजर्स यूज़ होते हैं, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, या बैक हो ड्रेडजर्स यूज़ होते हैं। तो ये ड्रेडजर्स क्या करते हैं, ये कोई भी जैसे कि क्योंकि मिनरल जो है वो हमें नीचे मिलेगा, तो सबसे पहले हमें ऊपर से सेडिमेंट्स को हटाना होगा, है ना। तो ये जो मशीनरीज हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कटर सक्शन ड्रेडजर्स हैं, या फिर बैक हो ड्रेडजर्स है, तो ये जो ड्रेडजर्स है वो क्या करते हैं, ये एक्सकावेट करते हैं, खुदाई करते हैं, और सेडिमेंट्स को वहाँ से हटाते हैं। जैसे क्रेन होती है ना, तो क्रेन क्या करती है कि ऊपर से पहले मिट्टी को हटा देगी, बहुत गहराई से मिट्टी को डग करेगी। तो उसी तरीके से ये ड्रेडजर्स होते हैं, और बड़े-बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को, डेब्रीज को लेक्स पे से या रिवर पे से या बंदरगाह हार्बर्स जो होते हैं वहाँ से हटाते हैं। और देन आप उसके बाद मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या अगर आपको मिनरल भी नहीं एक्सट्रैक्ट करने, सिर्फ आपको सेडिमेंट्स हटाने हैं, मान लो रिवर्स में सिर्फ आपको सेडिमेंट्स हटाने हैं ताकि वाटर फ्लो को आप एक डायरेक्शन में लेके आ सको, तो आप ड्रेडजर्स का यूज़ करते हो। तो इस तरीके से माइनिंग को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। अच्छा, रिवर जो ड्रेडिंग होती है दैट इन्वॉल्व्स मूविंग अलोंग अ रिवर और अ प्लेटफॉर्म और अ बोट। जो रिवर ड्रेडिंग होती है ना, तो रिवर पे जब हम रिवर के जो सेडिमेंट्स हैं उनको ड्रेड्ज कर रहे हैं, उनको एक तरीके से निकालते हैं, एक्सकावेट करते जा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे या किसी बोट पे, मतलब हम उनको इकट्ठा करते जाते हैं साइमल्टेनियसली, और ताकि पानी का जो बहाव है एक तरीके से राइट डायरेक्शन में अब बना रहे। जो माइनिंग है, अगर हम लैंड की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है, माइनिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जब हम खुदाई करते हैं, जब हम डीपली डग करते हैं, तो हम वहाँ से उस लैंड को क्लियर करते हैं, हटाते हैं मिट्टी को। तो जब हम हटाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ के जो एरिया है, वहाँ के जो फॉरेस्टेड एरिया है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं वहाँ पे। द हार्मफुल केमिकल्स सच एज साइनाइड, जैसे मरकरी है, मिथाइल मरकरी है, मे बी यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स को हम निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसीजर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी यूज़ होते हैं उन एक्टिविटीज़ के दौरान या प्रोसीजर के दौरान, या जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, तो अर्थ क्रस्ट से, क्योंकि कुछ जैसे मरकरी है, जैसे आर्सेनिक है, तो ये नेचुरली भी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तो ये क्योंकि हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स मतलब कि जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो बहुत कम अमाउंट में अगर हम इनहेल करें या ह्यूमन के कांटेक्ट में हुआ है तो हार्मफुल होते हैं, उनको हैवी मेटल्स बोला जाता है।
सो ये सारे जो हेवी मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक है, मरकरी है, तो ये नेचुरली मिलते हैं ग्राउंड वाटर में या सॉइल में या अर्थ क्रस्ट में। तो जब माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग कर रहे होते हैं, माइनिंग किसी ऐसे एरिया में कर रहे होते हैं जहाँ पे मरकरी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे वी एनकाउंटर्ड विद दीज हेवी मेटल्स, मरकरी, मिथाइल मरकरी, साइनाइड, वी एनकाउंटर विद दीज हेवी मेटल्स, है ना। और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन भी हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, तो वहाँ पे हार्मफुल हमारे लिए होते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग डैमेजेस में बी कॉज्ड बाय माइनिंग। जब माइनिंग हो रही होती है तो क्या-क्या और डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे डीवेजिटेशन। डीवेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो लैंड है उसमें वेजिटेशन थी या वहाँ पे हर्ब्स थी, श्रब्स थी या कोई भी प्लांट थे, और वो जब आप माइनिंग कर रहे हो तो आप उसे डीवेजिटेट कर रहे हो, मतलब वहाँ से उस प्लांट्स को, उन हर्ब्स को, उन एक तरीके से यू कैन से जो बायोटा है उसको आप हटा रहे हो, तो आप प्लांट्स को जब वहाँ से रिमूव कर रहे हो तो उसको डीवेजिटेशन बोला जाता है। एंड डीफेसिंग ऑफ लैंडस्केप। डीफेसिंग का मतलब होता है कि वहाँ की जो सीनरी है उसको कहीं न कहीं आप, क्योंकि आपने डिफॉरेस्टेशन किया, वहाँ की रिवर बॉडी अगर है, वहाँ से ड्रेड्ज किया, तो वहाँ की जो एक ओवरऑल सीनरी थी वो आपने कहीं न कहीं चेंज कर दी। तो जो लैंडस्केप है डीफेस आपने कर दिया, बिगाड़ दिया है कहीं न कहीं उसको। तो वो हो जाता है, किसकी वजह से होता है? माइनिंग की वजह से होता है। देयर मे बी सब्सिडेंस ऑफ लैंड टिलिंग ऑफ बिल्डिंग्स, एग्ज़ाम्पल क्रैक्स इन हाउसेज़। सब्सिडेंस एक तरीके से खिसकना, या लैंड जो है जब आप टिलिंग कर रहे हो, मतलब आप डीप डाउन खुदाई कर रहे हो, तो वहाँ के आस-पास के जो घर है आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ना क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ओवरऑल मिट्टी जो है एक-दूसरे से कहीं न कहीं पार्टिकल्स उसके जुड़े हुए होते हैं। तो जो लैंड है वो नीचे से क्या हो जाती है, खिसक जाती है, सब्सिडाइज अपनी जगह से जो है एक तरीके से डिसलोकेट हो जाती है। तो डिसलोकेशन ऑफ लैंड, जिसकी वजह से जो हाउसेज होते हैं वहाँ पे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन हो जाता है। ग्राउंड वाटर जो है, कॉन्टामिनेट का मतलब एक तरीके से गंदा हो जाता है। वहाँ पे ऐसे पॉल्यूटेंट्स या वहाँ पे ऐसे केमिकल्स या यू कैन से वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, विच आर कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट। वो हो जाता है। तो जैसे कि सल्फर जो है एक मेन एलिमेंट है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच मेक्स द वाटर एसिडिक। तो सल्फर जैसे कि एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो अगर पानी में जाता है, तो पानी में मिलने के साथ सल्फर जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड जब ये बनाता है तो पानी के पीएच को कर देता है डाउन, है ना। 7 से पानी का पीएच 7, जो पीएच स्केल होती है वो 14 तक होती है ना। जब 7 से नीचे पीएच स्केल या पानी का जो पीएच है वो चली जाएगी, तो वाटर जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और जब वाटर एसिडिक हो जाता है तो कहीं न कहीं जब हम उसे पीते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन जब उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो हमें स्किन रैशेस, स्किन इरिटेशन, या हमारी इंटरनल जो इसोफेगल जो लाइनिंग है उसको क्या कर देता है, जला देता है, क्योंकि एसिड है, एसिडिक है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जैसे कुछ हेवी मेटल्स है, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, मरकरी है, आर्सेनिक है, तो वो क्या हो जाते हैं, नेचुरल लीच डाउन हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में। लीच डाउन मतलब धीरे 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 करके सीप डाउन होके ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, मिट्टी से वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। और जब हम उन्हें हैंड पंप के थ्रू निकालते हैं ग्राउंड वाटर को, तो वो हमें भी क्या करते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट कोज करते हैं। फिर आता है सरफेस वाटर पॉल्यूशन। सरफेस वाटर पॉल्यूशन मतलब कि जो सरफेस सरफेस माइक ऑफ करिए प्लीज। सरफेस वाटर पॉल्यूशन जो है, जो लेक्स हैं, जो रिवर बॉडीज़ हैं, जो सरफेस वाले जो एरिया हैं, तो वेटलैंड्स जो हैं, तो वो जब पोल्यूट हो रहे हैं तो उसको सरफेस वाटर पॉल्यूशन बोला गया। एसिडिक वाटर जो है इट डेट्रीमेंटल टू मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिव लाइफ है, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक लाइफ है, एसिडिक वाटर उसके लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है, उसके लिए एसिडिक वाटर हार्मफुल है। और समटाइम्स जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव क्यों है, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसलिए है क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव्स को जो है क्या करता है, रेडिएशंस को रिलीज करता है। और वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ को कॉन्टामिनेट करते हैं, वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको किल करते हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ बीन डिस्कस सेपरेटली। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, एयर पॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। एयर पॉल्यूशन के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, यू कैन गो एंड चेक इट देयर, जिसमें हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट के बारे में भी डिस्कस किया है, स्मोक के बारे में डिस्कस किया है, ब्लैक कार्बन के बारे में भी डिस्कस किया है, पर्टिकुलेट मैटर के बारे में डिस्कस किया है। और
एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज़ है। तो वी जस्ट टॉक्ड अ लॉट अबाउट एयर पोल्यूशन। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर इन एनवायरमेंटल साइंसेस कंटेंट में जाके आपको वहाँ से एयर पोल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड की अगर मैं बात करूँ, तो माइनर्स जो हैं, जो माइनिंग करते हैं, वो एप्सिटोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया, ब्लैक लंग डिजीज़ हो गया। एप्सिटोसिस मैंने बताया, एप्सिटोस फाइबर, सिलिकोसिस यू कैन से सिलिकोसिस इज़ कॉज्ड ड्यू टू आई थिंक ये सिलिकोसिस इज़ कॉज्ड ड्यू टू दैट दैट कॉटन इज़ समथिंग, सिलिकोसिस इज़ कॉज्ड ड्यू टू कॉटन से सिलिकोसिस, आई थिंक कॉटन फाइबर से ये सिलिकोसिस डिजीज होती है। फाइन पार्टिकल क्रिस्टल, अच्छा सिलिकोसिस कॉज ड्यू टू सिलिका। सिगरेट स्मोकिंग। नहीं नहीं, नॉट सिगरेट स्मोकिंग, नॉट सिगरेट स्मोकिंग, इट इज कॉज ड्यू टू सिलिका। सिगरेट स्मोकिंग से नहीं होगा ये। दैट इज कोज ड्यू टू सिलिका, और सिलिका से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, दैट इज सिलिकोसिस। एप्सिटोस से रिलेट कर सकते हैं एप्सिटोसिस। तो सिलिकोसिस एक तरीके की लंग डिजीज है। कोसिस कोसिस इज लाइक यू कैन रिलेटेड विद डिजीज, जहाँ पे भी एप्सिटोसिस है, ये डिजीज है। सिलिकोसिस है, डिजीज है। अब हो किसकी वजह से रहा है? एप्सिटोसिस हुआ एप्सिटोस फाइबर की वजह से। सिलिकोसिस किसकी वजह से डिजीज हुआ? जो सिलिका मिनरल्स हैं, सिलिका मिनरल की वजह से, जैसे कि सैंड है, स्टोन है, कंक्रीट है, क्वार्ट्ज है, तो इन सब में सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सिलिका मिनरल्स है, इट्स अ वेरी फाइन पाउडर, और ये है जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये हमें लंग डिजीज़ कोज करता है, फेफड़ों की डिजीज़ कोज करता है, और उस डिजीज़ को हम नाम देते हैं सिलिकोसिस। जब सिलिका की डस्ट को हम एक लंबे समय तक इनहेल करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन कोज करता है लंग में। सो दैट इज ब्लैक लंग डिजीज़ हो गया है। तो इस तरीके की डिजीज़ कोज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द कि ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी किस तरीके से इम्पैक्ट कोज करती है, या ट्रांसपोर्ट से किस तरीके से इम्पैक्ट कोज होता है, या किस तरीके का इम्पैक्ट कोज होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन हो रहा है तो बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ होगा, क्योंकि लोग इधर से उधर मूव करेंगे, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटी है, उसमें बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं हर साल एटमॉस्फेयर में। अब ये जो गैसेस हैं, इसमें जैसे कि लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, नाइट्रस के ऑक्साइड भी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। जो भी ऐसी चीज़ें कि एयर के साथ रिएक्ट करके, जैसे कार्बन है, कार्बन ने एयर के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन से होता है। मीथेन हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड है। तो जो भी पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, या डीजल के बर्न होने से रिलीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में से गैसेस रिलीज़ होती हैं। पर फ्लोरोकार्बन है, हैवी मेटल्स भी उसमें, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में लेड प्रेजेंट, लेडेड पेट्रोल जो है, लेड प्रेजेंट होता है उसमें, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, ये कुछ गैसेज़ हैं जो कि रिलीज़ होती है। इसके साथ-साथ जो है ऐश रिलीज़ होता है, धुआँ रिलीज़ होता है, डस्ट रिलीज़ होती है। तो ये जो होता है, इनमें क्या होते हैं, सॉलिड के और लिक्विड के पार्टिकल प्रेज़ेंट होते हैं, जिनको पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जाना गया है। तो गैसेज़ के साथ-साथ पार्टिकुलेट मैटर, उसके साथ-साथ हेवी मेटल्स जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी से रिलीज़ होते हैं। अब जैसे नाइट्रस ऑक्साइड की मैं बात करूँ, तो नाइट्रस ऑक्साइड डिप्लीट द स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन। जो स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन है, स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन 2 तरीके की देखो ओज़ोन होती है। एक गुड ओज़ोन होती है, एक बैड ओज़ोन होती है। गुड ओज़ोन वो होती है जो एक मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करती है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो कि स्ट्रैटोस्फेयर में होती है। बैड ओज़ोन जो कि 10% है, जो कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेज़ेंट होती है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। स्ट्रैटोस्फेयर अभी के लिए आप ऐसे समझो कि गुड ओज़ोन होती है, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, और ये एक तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है, और विच नेचुरली स्क्रीन्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, बट ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड से क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़त्म होती हुई जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एक्सपोजर में आएंगे, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर वेरी मच हार्मफुल। वो कार्सिनोजन का की तरह काम करती है, और इवन स्किन कैंसर तक कोज कर सकती है। सो ये एक इस तरीके का इम्पैक्ट है कि जो कि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अल्टीमेटली ये सल्फर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को क्या कर रहा है,
डिप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मीथेन जो है, दैट पार्टिसिपेट इन ग्राउंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कोज करती हैं, और ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है कि हीट ट्रैप हो जाती है और ये ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली कोज करता है। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन से गैसेस रिलीज हो रही हैं, यू कैन सी कि उनका एक लॉन्ग रन में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड है, सल्फर के सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, या दे अल्टीमेटली द केमिकल कोजिंग एसिड रेन। अब जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब ये क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पानी के साथ या H2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, HNO3। सल्फर के जब ऑक्साइड जो है H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक तरीके से बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2O से या वाटर से, तो एक कार्बोनिक एसिड बनाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये पानी की जो पीएच है उसको लोअर डाउन कर देते हैं, और पानी की जब पीएच लोअर डाउन होगी तो वो एसिड बन जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब जब वो पानी जो है ऊपर से जो रेन हो रही है वो एसिड, एसिड उसकी एसिडिक उसकी पीएच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। तो एसिड प्रिसिपिटेशन अफेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट और रिड्यूस एग्रीकल्चरल क्रॉप यील्ड और कॉजिंग फॉरेस्ट डिक्लाइन। अब जो वो एसिड रेन पानी में पड़ेगी, एसिड रेन जब एग्रीकल्चरल एरियाज पे पड़ेगी, एसिड रेन जब कंस्ट्रक्शन एरियाज पे पड़ेगी, तो वो क्या करेगी, उसकी जो ऊपर की जो लेयर है उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं येलोइश उसको कॉज कर देगा उसको। जैसे कि ताजमहल पे आपने देखा होगा कि एक तरीके से उसका कलर येलो हो रहा है, ताज का जो मार्बल का जो कलर है, जिसे वो एक तरीके से येलोइश इट टर्न्स इनटू येलो। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स है उनकी यील्ड कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन जो है एक तरीके से कम हो जाएगी। अच्छा, ताजमहल का जो कलर हो रहा है वो येलोइश में कन्वर्ट हो रहा है, इसको एक टर्म दिया गया है ना? तो इस टर्म को आप मुझे बताएँगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी-कभी, ये टर्म देके पूछ लिया जाता है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ वी कैन से कि टेक्निकल टर्म है। तो इसको आप मुझे कल बताएँगे, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताती हूँ कि इसको क्या बोला जाता है। ताजमहल जो है वो येलो टर्न हो रहा है, मार्बल जो है वो ताजमहल का येलोइश टर्न हो रहा है ड्यू टू एसिड प्रिसिपिटेशन। सो इसको एक टर्म दी गई है, इसको टर्म को बताना है कि किससे इसको डिफाइन किया गया है। ओके, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है लंबे समय तक अगर ट्रांसपोर्टेशन से जो नॉइज़ रिलीज़ हो रही है, अगर वो 75, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 डेसिबल से अगर ज़्यादा है, नॉइज़ को जो है डेसिबल में मेजर किया जाता है, डीबी इसकी यूनिट है। तो लंबे समय तक अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा एक्सपोजर होता है नॉइज़ का, अगर 75 डीबी से ज़्यादा एक्सपोजर में आप रहते हो, तो वो ह्यूमन की जो हियरिंग है उसको सीरियसली हैम्पर करता है, उसको सीरियसली एक तरीके से अफेक्ट करता है, और ये उसको फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल यू कैन से मेंटल लेवल पे अफेक्ट करता है, फिजिकल लेवल पे इसको अफेक्ट करता है। तो दोनों तरीके से इसका अफेक्ट करता है अगर ये 75 डीबी से ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा पाई होंगी। ये सब चीज़ें तो हो गई हैं क्लियर। अब आते हैं हम इस पिक्चर पे। इस पिक्चर में ना हम एक ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैं, किस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल रही हैं। ये थोड़ा ये ब्रीफ में हम देखते हैं, देखो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। द सीवियर कोल्ड रीजन सच एज द आर्कटिक एरिया वार्म अप द बिकम। अब देखो, जो आर्कटिक एरियाज़ हैं या एंटार्क्टिक एरियाज़ हैं, जो पोलर रीजन्स हैं, वो ठंडे इलाके होते हैं। वो जो ठंडे इलाके हैं, जब वो गर्म होते हैं, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब वो गर्म होते हैं, तो इससे क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ द क्लाइमेट पैटर्न, चेंज द विंड डायरेक्शन ऑफ एंड पैटर्न। अब जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंडे इलाके जब गर्म होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो तो ठंडे इलाके थे, पोलर रीजन थे। पर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आइस मेल्ट हो रही है, वो जो एरियाज हैं वो क्या हो गए, वो दे टर्न लाइक आइस मेल्ट हो गई, दे टर्न लाइक दे हीटेड अप एंड दे टर्न मोर इनटू लाइक मोर हीट अप
वो हो गए, तो ज़्यादा हीटेड एरियाज़ में वो कन्वर्ट हो गए। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक पैटर्न हो गया, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, वो बदल गया है कहीं न कहीं। क्लाइमेटिक पैटर्न बदला तो उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन, विंड पैटर्न चेंज हो गया। विंड पैटर्न चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोर क्लैशिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट एंड कॉज़ मोर वॉयलेंट वेदर। अब जो गर्म इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, उनकी जो विंड है, वो पैटर्न वो जो चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपको बहुत वॉयलेंट वेदर पैटर्न देखने को मिलेंगे। मतलब जो ठंडे इलाके हैं वो दे आर नो मोर कोल्ड, जो गर्म इलाके हैं दे आर नो मोर वार्म। अब जो ठंडे इलाके हैं वो भी एक तरीके से गर्म हो रहे हैं, और जो गर्म इलाके हैं वो और ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेदर पैटर्न है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से अब ये वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी स्टॉर्म आ रहे हैं, टोर्नेडोज आ रहे हैं, यूरिकेन्स देखने को मिल रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ह्यूमैनिटी को। मतलब कि टेम्परेचर में चेंज होता है, प्रेशर में चेंज होता है, तो उसकी वजह से यूरिकेन्स देखने को मिलेंगे, साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, टोर्नेडोज देखने को मिलेंगे। और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, that leads to that leads to retention of more heat in the atmosphere, resulting in more winds। अब होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में एक लंबे समय तक हीट रिटेन रहेगी, तो हीट रिटेन रहेगी तो गर्म हवा जो है वो गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, और इस तरीके से विंड क्रिएट होंगी। तो विंड का जो सर्कुलेशन है इस तरीके से चेंज होगा। हाई टेम्परेचर जो रीजन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आप ये देख रहे हो कि एक खाली ग्लोबल इम्पैक्ट की किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का एक ग्लोबल लेवल इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब जो गर्म इलाके जो क्रिएट हुए हैं, उसमें क्या होगा कि जो सॉइल है, मिट्टी है, मतलब यू कैन लिटरली रिलेट विद दिस कि रेगिस्तान में क्या होता है, मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता, पानी नहीं होता है, प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। उसी तरीके के प्लांट ग्रो होते हैं जिनको कम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। जो जो हाई टेम्परेचर एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की जो सॉइल है वो मॉइस्चर लूज़ कर देगी, और इट में डिक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब सॉइल में अगर मॉइस्चर लूज़ हो गई है तो कोई भी क्रॉप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कहीं न कहीं डिक्लाइन हो जाएगी। और इसके और क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट की वजह से और क्या होगा, क्योंकि जो एरियाज़ हैं, जो बर्फ़ है वो पिघलेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जिन एरियाज़ में बर्फ़ है, जो ग्लेशियर्स हैं या जो पोलर एरियाज़ है, वहाँ पे क्या होगा, ग्लेशियर्स जो है, पोलर एरियाज़, वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी पिघल के कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, सी लेवल में जाएगा। जब सी में जाएगा तो सी में जाने की वजह से कुछ सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, सी लेवल हाई हो जाएगा। जब सी लेवल हाई होगा तो जो लो रीजन्स हैं अर्थ के, जैसे इंडोनेशिया है, इंडिया है, जो सी के बिल्कुल पास हैं, पैसिफिक ओशियन के पास जो है, इंडियन ओशियन के पास जो हैं, जो एरियाज़, जो लो रीजन एरियाज़ हैं, फ्लोरिडा है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इन द यूएसए, बेल्जियम है, तो दे गेट मोर रेन, क्योंकि वहाँ पे विंड्स चेंज होंगी। ला नीना, ई नीनो, ला नीनो, ई नीना, ये जो ला नीनो, ई नीना, ये जो इफ़ेक्ट है, मतलब दे आर लाइक अलग फिनोमिना है। तो बेसिकली आप ये समझो विंड पैटर्न क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा रेन्स आएँगी, तो फ्लडिंग के चांसेस होंगे वहाँ पे, और साइक्लोन्स आने के चांसेस और ज़्यादा होंगे। सो इस तरीके से। और क्या होगा, जो मोर वार्म वाटर है, सर्कुलेशन रिजल्ट इन मोर रेन्स, रेनफॉल पैटर्न आपको डिफरेंट चेंज देखने को मिलेगा। कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा हीटअप होगी लैंड, वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप होंगी, पानी जब इवेपोरेट होगा, कंडेंसेट होगा, कंडेंसेशन के बाद ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो इस तरीके से फिर इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश फ्लड विल इंक्रीज। और क्या होगा, जो फ्लैश फ्लड है वो एक तरीके से बढ़ जाएगी, है ना। फ्लैश फ्लड मतलब कि जब सडनली बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है एक जगह पे, तो जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, फ्लडिंग हो जाता है, वो एरिया जो है वो फ्लडेड हो जाता है। तो उसको फ्लैश फ्लड बोला जाता है। मतलब एक टाइम पे एक जगह पे सडनली जब बहुत ज़्यादा पानी आए और बहुत जल्दी जल्दी जब रेन हो, तो वहाँ का जो एरिया होता है वो फ्लडेड हो जाता है ना पूरा। तो फ्लैश फ्लड मतलब जब एक ही टाइम पे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए। या क्लाउड बर्स्टिंग अगर देखें हम, जब बादल फटता है तो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है एक ही टाइम पे, तो उसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड। मतलब जो बाढ़ आई बट वो फ्लैश की तरह आई, एक ही टाइम पे वो सब कुछ बहा के ले गई। तो इस तरीके से जब वेदर पैटर्न इतना ड्रास्टिक चेंज होंगे, तो
एकदम से रेनफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्लैश फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो फ्लैश फ्लड में ही होता है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम ही नहीं देती है ना, मतलब चीज़ों को संभलने का। एक तो पानी इतना ज़्यादा इतना क्वांटिटी में होता है और बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा पानी एक तरीके से रिलीज़ होता है, तो कहीं न कहीं इट डिवास्टेट सडनली मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो दैट इज़, तो इस तरीके से तो यू कैन सी कि एक पिक्चर में हमें कितनी सारी चीज़ें देखने को मिली कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, चाहे वो वेदर पैटर्न में चेंजेस आना हो, या वो फ्लैश फ्लड में होना हो, या वाटर का सर्कुलेशन डिफरेंट तरीके से होना हो, या जो कोल्ड एरियाज़ है वो और ज़्यादा कोल्ड हो, वार्मर एरियाज़ और ज़्यादा वार्मर होना हो, टोर्नेडोज ह्यूरिकेन साइक्लोन्स का आना हो, या जो लो रीजन के जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा रेन होना हो, ग्लेशियर्स मेल्ट होना है, सी लेवल का राइज़ होना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना है, लैंड का एक तरीके से लैंड से मॉइस्चर को स्ट्रिप ऑफ हो जाना है। सो दीज़ आर दीज़ आर द इम्पैक्ट जो छोटे-छोटे लेवल पे हमें देखने को मिलता है, येट दे कॉज़ बिग इम्पैक्ट। और सिर्फ़ एक ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो यू कैन ईज़िली सी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल लेवल पे चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों की वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट in today's class. Here we discuss about anthropogenic activities and their impact on different sectors, चाहे वो mining हो, transportation हो, buildings हो या agriculture हो. So this is it about things. I hope I am able to make you understand all the things, और आपको सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, so you can drop it in comment section. So thank you.